हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में जो पढ़ा था समझ में आया था। अगर हम लोग बात कर ले इक्विलिब्रियम की तो हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे रेट ऑफ रिएक्शंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर थे उसके बारे में, मतलब कौन कौन से कारक थे उसको हम लोग जान लिए थे। कौन कौन कारक थे हमारे पास? टेम्परेचर था, ठीक, और क्या था? प्रेशर था, उत्प्रेरक था, और कंसंट्रेटन मतलब कि सांद्रता। यहाँ पे तो सांद्रता की हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग जितना ज्यादा सांद्रता होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही बढ़ेगा, ठीक। अगर हम लोग बोले तो हमारे पास क्या होता था बेटा, अगर हमारे पास ऐसे ही कुछ 3 कंटेनर होते थे, तीनों में हमने क्या लिया था? HCl लिया था। तीनों में हम लोग क्या लिए थे? HCl लिया था, ठीक। कुछ इस प्रकार से हमारे पास HCl थे। इस वाले कंटेनर में HCl ज्यादा था, सब में हमने क्या मिला था? सोडियम मिला था। तो पूछा जा रहा था कि किसका रिएक्शन ज्यादा होगा, ठीक, कौन तेजी से रिएक्शन की दर को बढ़ा देगा, स्पीड। तो ये थर्ड वाला जिसमें HCl ज्यादा होता, वो क्यों होता था ये भी हम लोग समझ चुके थे। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कह रहे थे? इस अभिक्रिया को हम लोग कह रहे थे द्रव अनुपाती क्रिया का नियम। क्या कह रहे थे? द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। अब ये द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं कि एग्जैक्ट में इक्विलिब्रियम होता क्या है। अभी तो हम लोग क्या जाने थे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जो रिएक्शन चल रही थी उसके बारे में हम लोग जान रहे थे। और वहां पे हम लोग स्पीड के भी बारे में पढ़े कि अभिक्रिया की दर कैसे बढ़ रही थी, उसके कारक को भी देख लिया था। लेकिन फिर भी हमारे खोपड़ी में एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन नहीं आता एग्जैक्ट क्या होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या होता है, समझेंगे कैसे उसको। तो पहले हेडिंग बनाइएगा वहां पे जो बोला जा रहा है उसको। चलो देखो ये क्या होता है, ये बोला क्या जा रहा है, इस पे विशेष ध्यान मत देना लेकिन कुछ चीजों को समझ लेना। बोला जा रहा है कि नार्वे के दो प्रसिद्ध रसायन गुल्डबर्ग तथा बागे ने अनेक ये नाम बहुत अजीब अजीब है लेकिन कोई बात नहीं, अनेक अभिक्रियाओं के वेग पर अभिकारकों की सांद्रता के प्रभाव का अध्ययन किया। मतलब अभिकारक रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता है, उस पे इन्होंने क्या किया था कि बहुत अध्ययन किया। तो इन्होंने परिणाम के आधार पे रासायनिक साम्य के संबंध में एक नियम प्रतिपादन किया। ये नियम है रासायनिक अभिक्रिया की दर दिए गए समय पर स्थिर ताप पर उत्पाद की मोलर सांद्रताओं के सीधे अनुपाती होता है। क्या बोला जा रहा है कि सीधे अनुपात में होता है। आज एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं। मान लो कि हमारे पास एक ए नाम का कोई भी रिएक्टेंट है, वो ए से कहाँ तक पहुंचा है? उत्पाद मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रोडक्ट तक पहुंचा। अब इसमें दर होगा कि नहीं होगा? तो इसका दर कैसा होता है? तो ये बोला है कि सीधे अनुपात में होता है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका कोई भी दर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? सांद्रताओं के, ठीक। किसके होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सांद्रताओं के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो दर चला, ठीक, ये जो दर हुआ बेटा स्पीड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ए अभिकारक के जो है वो सांद्रताओं के बारे में बात की जा रही। अब देखो ये क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई भी रिएक्शन चल रहा है तो ये बोल रहा है कि जो दर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होगा? हमारा रिएक्टेंट होगा। रिएक्टेंट की सांद्रता होती है। तो इस सांद्रता को बेटा हम लोग क्या करते हैं? ऐसे इस ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं। तो जब कोई भी ऐसे बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा तो इसका मतलब ये होता है कि सांद्रता क्या होता है? सांद्रता। इसी में हम लोग लिखते हैं मोलर, जैसे वो मोल में रहेगा तो मोलर सांद्रता कहलाता है, जिसको हम लोग मोलैरिटी भी कहते हैं, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोलैरिटी भी कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि इस यहाँ पे इसको क्या कर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई भी कांस्टेंट आता है तो हम लोग कांस्टेंट के लिए यहाँ पे के लेते हैं। क्या लेते हैं? के। कुछ इस प्रकार से लेते हैं। अब ये क्या हो गया? ए का कंसंट्रेशन, यहाँ पर ए की सांद्रता हो गई है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो कि यहीं पे, अगर हम लोग यहीं पे बेटा क्या करें, दूसरा एग्जाम्पल ले ले। दूसरा एग्जाम्पल में जैसे ए और बी चला, यहाँ पे कोई भी आपका प्रोडक्ट बनाया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? दर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे बोलोगे ए और बी के होगा, ठीक है, ए और बी के होगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर इसको क्या करोगे? इसको आप प्लस में भी नहीं लिखोगे ना तब भी चलेगा, ए और बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस कांस्टेंट को हटाएंगे यहाँ से, सॉरी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, कोई भी कांस्टेंट आएगा इसको ब्रैकेट में कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो ऐसे, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हम लोग किसको समझ रहे हैं? दर को। यही तुम्हारे आगे सब इक्वेशन जो बनेगा हम लोग ऐसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ब्रैकेट का मतलब क्या हो जाएगी? सांद्रता।
ब्रैकेट का क्या मतलब हो जाएगा, सांद्रता हो जाएगा, और वो मोलर में होगा। क्या होगा, वो मोलर में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए, अगर बेटा यहाँ पर मान लो कि ए और बी ऐसा कोई रिएक्टेंट चला और कोई भी उत्पाद बना दिया, ठीक, कोई भी प्रोडक्ट बनाया, तो क्या हम दर बराबर, सॉरी, दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे? बोलिए हाँ या ना, क्या इस प्रकार लिखेंगे? नहीं बेटा, आप ऐसे नहीं कर सकते। जब दो है ना, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसी रिएक्शंस को देखो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2A बी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट बनाया, तो यहाँ पे हम लोग दर बराबर क्या, दर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 2A हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 2A होता है ना, ये इसके पावर में लिखा जाता है, ये इसके पावर में लिखा जाता है, और बी ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, कांस्टेंट आएगा कोई भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो ए हो जाएगा, इसके पावर में 2। इसके पावर में 2 का मतलब है कि ए कितना मोल है, 2 मोल है। कितना है बेटा यहाँ पे, 2 मोल है। और जो बड़ा वाला ब्रैकेट लगा है वो सांद्रता का है। वो किसका है, सांद्रता का है। यहाँ से ये सारी चीजें इसी को कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये चीजें आपको आनी चाहिए, इक्वेशंस बनाने कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग और अच्छे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपको समझ में आना चाहिए, इतना नोट कर लीजिए। आज अब हम लोग समझते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था को समझते हैं कि ये होता कैसे है। अगर मैं बोलूं, हमारे पास एग्जाम्पल होता था, हमारे पास बेटा एग्जाम्पल था जिसको हम लोग समझते थे, कौन सा था, कैल्शियम क्लोराइड, सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट था, ठीक। इसको हम लोग क्या करते थे, तोड़ते थे कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्शंस होता है तो क्या होता है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस होता है तो वो फॉरवर्ड में पहले चलता है, फॉरवर्ड में चलेगा तो या तो वो टूटेगा या तो वो बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, यहाँ पे। तो अब इसी रिएक्शन को हम लोग जान रहे थे कि जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, जब हम इस रिएक्शंस को गर्म करते हैं तो इसको 2 भागों में टूट जाता है। इसी को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो ऐसा चलाता है। तो मतलब ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन जो होगा रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। इसी रिएक्शंस को हम लोग 10th में पढ़े थे, रिवर्सिबल रिएक्शन, जो दोनों दिशा में चले, मतलब वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में भी चले जाएं और प्रोडक्ट से फिर से वो रिएक्टेंट में आ जाए, या तो हीट देने पर या तो वो ठंडा करने पर, उसको जब हम लोग ठंडा करेंगे तब। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो रिएक्शंस हो रही थी बेटा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए ये रिएक्शन जब चल रहा था, ये रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से जब ऐसे चल रहा था, तो हम लोग क्या किए होंगे, टेम्परेचर दिए होंगे कि नहीं। जब हम लोग इसको बेटा टेम्परेचर दिए होंगे, जब इसके जीवन में आग लगा देंगे, ठीक है, टेम्परेचर हम लोग जब इसको दिए होंगे, टेम्परेचर दिए होंगे तो ये टूटा होगा। बेटा क्या हो रहा है, टेम्परेचर अगर हमने इसको दिया तो ये टूटा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ठंडा किया तो फिर से वापस आ गया। अब जरा ध्यान से सुनना, अब मजे की बात ये है कि अब हम लोग सीखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अभी तक तो हम लोग इक्विलिब्रियम को यही समझते थे कि जब किसी भी रिएक्शंस को हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं, किसी भी अभिकारक को जब हम लोग रिएक्टेंट को टेम्परेचर दे रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट के साइड में चल रहा है, प्रोडक्ट के साइड में चल रहा है। और अगर फॉरवर्ड साइड में, अगर उसको हम लोग ठंडा कर रहे हैं तो फिर से बैकवर्ड साइड में आ रहा था। ये हम लोग जान रहे थे कि जब उसका स्पीड सेम हो जाए, जब उसकी स्पीड, मतलब कहने का मतलब है कि जब हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्पीड सेम हो जाए तो हम लोग उसको इक्विलिब्रियम कहते थे। बुक में भी यही लिखा है, बुक में भी ये सारी चीजें लिखा है, लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ है, ये बहुत बड़ी मिथ्या, हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता कि होता क्या एक्चुअल में। अब हम लोग उसको समझेंगे कि इक्विलिब्रियम होता कैसे है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बेटा टेम्परेचर ले लूँ, मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टेम्परेचर लेती हूँ। जब मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया था, तो यहाँ पर ये 100 मोल था। क्या था, 100 मोल, समझिएगा, ये 100 मोल था। और हमने क्या किया यहाँ पर भी, जब हमने यहाँ पर भी क्या किया, 100 जीरो मोल था, ठीक। क्योंकि ये अभी टेम्परेचर पे चल नहीं रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पे चला नहीं है, लेकिन हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे 100 मोल क्या लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है। और उस समय हमारा प्रोडक्ट नहीं बना है, तो ये जीरो है, ये भी जीरो है। लेकिन हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने टेम्परेचर दे दिया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हमने यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस दिया, तो हम लोग जानते हैं कि जब टेम्परेचर देते हैं तो समय के साथ साथ हमारे रिएक्टेंट खत्म होता है और प्रोडक्ट बनता जाता है, ठीक। रिएक्टेंट खत्म होता है, प्रोडक्ट बनता जाता है। तो हुआ क्या होगा, यहाँ पे हुआ होगा कि ये 60 मोल बचा, यहाँ पे कितना मोल बचा बेटा, 60 मोल यहाँ पे ये बचा है। तो ये कितना बना होगा,
40 मोल, है ना। 40 मोल बना होगा ना भाई, 100 है तो यहाँ पे 60 मोल बचा है तो यहाँ पे 40 मोल बना होगा, ठीक। और यहाँ पर भी 40 मोल बना होगा, ठीक है, 40 मोल। अब हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया बेटा, 60। हमने को टेम्परेचर को कर दिया 60 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हमने 60 डिग्री सेल्सियस किया, यहाँ पे बचा 30 मोल। यहाँ पे कितना बचा, 30 मोल। और वहां पे कितना गया होगा, यहाँ पे 70 मोल होगा, ठीक है, यहाँ पे 70 मोल बना होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगा तो प्लीज बोलिएगा। 70 मोल बना होगा। हमने टेम्परेचर और बढ़ाया, हम समय के साथ साथ टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं। हमने यहाँ पे 75 कर दिया, हमने 75 कर दिया बेटा जी। जैसे हमने 75 किया, हमारा यहाँ पे 10 मोल बचा। कितना बचा, 10 मोल बचा यहाँ रिएक्टेंट के साइड। और इधर 90 मोल बन गया, इधर 90 मोल बन गया, ठीक है, इधर 90 मोल बना। अब हमने टेम्परेचर को 80 कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इधर क्या हो गया, 0। इधर कितना हो गया, 0 हो गया। और इधर हो गया 100 मोल। इधर कितना हो गया, 100 मोल हो गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हमने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया। टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया तो बेटा हमारा प्रोडक्ट बनता गया, प्रोडक्ट बनता गया। और ये घटता गया, ये घटता गया, घटता गया, ये बनता गया। समझ में आ रहा है। और जैसे ही हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर को हम जैसे ही कम कर देंगे, क्या ये फिर से बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये फिर से वैसा बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। और हम लोग इसी को कह रहे थे कि जब हमारा स्पीड क्या हो, जब हमारा रिएक्शन चल रहा हो, टेम्परेचर हम उसको दे रहे हैं, तो जो हमारी फॉरवर्ड स्पीड है और जो बैकवर्ड स्पीड है, अगर वो स्पीड इक्वल हो जा रही है तो उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। यस या नो बोलो, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम समझते हैं। लेकिन ये इक्विलिब्रियम होता नहीं है, ये बहुत बड़ा झूठ है, होता नहीं है। और ये चीजें किताब में भी नहीं दी गई, किताब में उसने दिया है कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो अवस्था जहाँ पे कोई भी रिएक्शंस क्या हो जाए, कलर ना चेंज हो, अस्थाई रहे, वो रिएक्ट ना करे, इधर उधर ना चले, उसी को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था। जबकि ये बहुत बड़ा झूठ है। अब चलो हम चीजों को समझते हैं, अब एक्चुअल में होता क्या होगा। अब हुआ क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं एक सवाल पूछूं तो एक बच्चे, किसी बच्चे के पास ये सवाल उठ सकता है कि अगर हमने यहाँ पे किया 100 मोल है तो ये 0 था, ठीक है, समझ में आ गया। ये 40 है तो बेटा ये 60 मोल है, और इसको इसको जोड़ेंगे तो 80 मोल हो गया। अब क्या होगी, अब होगा क्या, देखो ऐसे ऐसे सवाल हमें आने चाहिए। और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये जो चैप्टर है, अगर इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे बेटा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें बहुत मिलेंगे और इन्हीं छोटी छोटी बातों का हमें ख्याल रखना होगा, तब जाके ये न्यूमेरिकल बनेगा। अगर आप यहीं पे गड़बड़ा गए कि ये तो 80 हो गया, यहाँ तो 60 हो गया, मामला क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी, होता क्या है कि अगर ये जो कैप है, अगर ये जो हमारे पास एक पेन है भाई, इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो अगर मान लीजिए ये 20 का पेन है तो ये क्या होगा, 20 कैप भी बनेगा, 20 बॉडी भी बनेगी। अगर 100 है तो 100 कैप भी होगा, 100 बॉडी भी बनेगी ना। तो उसी प्रकार से ये होता है। यहाँ तक डाउट क्लियर, ये बिल्कुल परेशान मत रहिएगा यहाँ पे, ठीक। जितना ये बनेगा उतना ये भी बनेगा। अब जरा एक बात बताओ, किस किस के स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा दिया गया। अगर जिनके स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा दिया गया होगा तो वो एक चीज जानते होंगे, उनके स्कूल में बताया गया होगा कि हमारा ए और बी नाम का कोई भी रिएक्शन चल रहा है, ठीक, और सी और डी बन रहा है, सी और डी बन रहा है। और हम लोग इस चैप्टर में, हम लोग बेटा इस चैप्टर में उस रिएक्शंस को लेंगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन चले, जो दोनों तरफ चले, उसी का एग्जांपल हम लोग लेंगे। याद रखिएगा, इस चैप्टर में हम लोग किसका एग्जांपल लेंगे, जो रिवर्सिबल रिएक्शन शो करे, मतलब उत्क्रमणीय रिएक्शन जो दोनों तरफ चले। तो यहाँ पे ए बी सी में कन्वर्ट हुआ, जब हम लोग इसको ठंडा किए तो ये फिर से क्या हो गया, सी और डी ए और बी में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि के बराबर, के हमारा क्या होता है, कांस्टेंट है। यहाँ पे के हमारा क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग कर देंगे सी और डी, सॉरी सी और डी का कंसंट्रेशन अपॉन में कर देते हैं ए और बी का, ठीक है, ए और बी का। ये स्कूल में यही पढ़ाया गया होगा और यही तुमको निकालना भी सिखाया जाता है, यही आपको निकालना भी सिखाया जाता है कि के का मान। अगर बेटा के का मान सबको ये लगता है कि हम लोग इसको करेंगे, इसको गुणा भाग कर देंगे, जो भी कर देंगे तो के का मान 1 आ जाएगा। के का मान अगर 1 आ जाता है तो सबको यही लगता है कि हमारा जो इक्वेशन चल रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में। जबकि ये बात गलत है। अगर आप एग्जाम में न्यूमेरिकल करेंगे ना, सॉरी आप अगर क्वेश्चंस को करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके बुक में दिया होगा, तो कभी जीवन में 1 नहीं आया होगा, कहीं पर भी 1 नहीं आया होगा। जब 1 नहीं आ रहा है तब क्या हो रहा है, 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है, तब तो हमारा इक्विलिब्रियम नहीं होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। ऐसे स्कूल में पढ़ाया गया होगा, स्कूल में यही चीज बताया जाता है।
लेकिन हम लोग अब इसको और ध्यान से सीखेंगे। अब ये होता कैसे है इक्विलिब्रियम का, आज एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। हुआ ये होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल में होता क्या है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम लोग स्ट्रेट व्हील को देखे हैं भाई, एक्सरसाइज करने वाली जो स्ट्रेट व्हील होती है। तो मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रेट व्हील है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट व्हील है, ठीक, स्ट्रेट व्हील है, यहाँ पे लगी हुई है, ठीक, हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे मशीन की तरह, ठीक। और यहाँ पे कोई एक भारी आदमी है, वही तो एक्सरसाइज करेगा ना, वही क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक। अब देखो ये एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे ऐसे हो चाहे जैसे हो, लेकिन तुम लोग समझ लेना। अब मान लो इसके खोपड़ी पर एक बल्ब जल रही है, एकदम पास नहीं होगा, बस समझ लो ऐसा है, ठीक, एक बल्ब जल रही है। अब बेटा जी बताओ, ये बल्ब उससे हट ही नहीं रहा है, वो हमेशा बल्ब के पास है, तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि जितने स्पीड से ये आदमी भाग रहा है, जितने स्पीड से ये आदमी भाग रहा है, ये जो चैन लगी है उतने स्पीड से पीछे भी आ रहा है, उतनी स्पीड से पीछे भी आ रहा है। इसलिए वो क्या होता है, हमेशा बल्ब के पास ही रहता है, वो हमेशा क्या रहता है, बल्ब के पास रहता है। अब यहीं पे हम लोग समझेंगे कि हमें इक्विलिब्रियम कहाँ से मिलेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बेटा हम लोग इस रिएक्शंस को अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देंगे तब क्या होगा, ये रिएक्शन तब भी चलेगा, तब भी ये क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में तब भी चलेगा। अब जरा ध्यान सुनिएगा, ये जब ऐसा होता है ना, तो इसका कहने का मतलब यही होता है कि हमें ये दिखाई देता है कि उस समय इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि साम्य अवस्था का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं और रिएक्शन नहीं चलता, उसी को हम लोग साम्य अवस्था कहते हैं। जबकि ये गलत है, हमारा रिएक्शन उतने ही स्पीड से चलता है, लेकिन लेकिन यहाँ पे बोला जाता है, एक शब्द का ध्यान रखना, कि जितने स्पीड से हमारा रिएक्टेंट आगे की तरफ प्रोडक्ट बनाता है, उतने स्पीड से प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट बनाता है। उसी को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। और यहाँ पे हमें ये साम्य अवस्था में मिलेगा, हमें जैसे लगेगा कि आदमी यही बल्ब के नीचे रुका हुआ है, लेकिन जबकि ये ऐसा हो रहा है, जितने स्पीड से ये भाग रहा है उतने स्पीड से ये पट्टा क्या हो रहा है, चैन ये क्या हो रहा है कि पीछे भी भाग रहा है। अब कहानी समझ में आई इक्विलिब्रियम का, तो इक्विलिब्रियम जब भी आपसे बुक में यही लिखा होगा, साम्य अवस्था वो होती है जहाँ पे अभिकारक की जो होता है, घनत्व होता है, कलर होता है, स्टेबिलिटी होता है, सब रुक जाए। रुकने का मतलब ये नहीं होता बेटा कि रुक गया, लाइंस बहुत सीधी सी बात समझो, रुकने का मतलब ये होता है कि जब ये चल रहा हो, ये जितनी तेजी से ये प्रोडक्ट में जाएगा उतनी ही तेजी से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या हो, रिएक्टेंट की तरफ आए, उसी को हम लोग कहते हैं साम्य अवस्था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साम्य अवस्था कहते हैं। और ये चलता ही रहता है, ये बेटा चलता ही रहता है, यहाँ तक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और साम्य अवस्था की कंडीशंस भी होती है कि साम्य अवस्था का सॉरी प्रॉपर्टीज भी होती है कि ये कब होगा और कब नहीं होगा। इसमें से आपको कोई भी नोट करने के लायक हो तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। साम्य अवस्था एकदम क्लियर होना चाहिए कि होता क्या है। अब देखो हेडिंग बना लेना यहाँ पे, साम्य अवस्था के साम्य अवस्था का साम्य अवस्था का गुण, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें जो साम्य अवस्था की प्रॉपर्टीज, बेटा ये लिखा नहीं है लेकिन मैं अपने से बता रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना, ठीक। इसमें ये बोला जाता है कि जो साम्य अवस्था की प्रॉपर्टीज है ना, ये अभिक्रिया तभी पॉसिबल है जब जो आपका कंटेनर हो वो क्लोज्ड होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझो कि कैसे। हमने क्या लिया था कि हमने यहाँ पर ऐसे क्लोज्ड बर्तन लिए थे, इसी में तो हम लोग क्या लिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे और कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर ये बर्तन हमने क्या कर दिया, ओपन रखा, तो वही साहब ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ जाएगा ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा तो क्या ये पुनः वापस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, नहीं बनेगा। इसीलिए इसकी प्रॉपर्टीज है कि जब भी हमें साम्य अवस्था देखना होगा, जब भी हमें करवाना होगा ऐसा, तो हमें क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, क्लोज ही कंटेनर में हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शंस को करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टीज आप लोग लिख लेना यहाँ पे, पहला आप लोग लिख लीजिएगा, अभिक्रिया अभिक्रिया बंद पात्र में होना चाहिए, होना
चाहिए। समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, समझने के लिए। दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा इसमें ये बोला जाता है कि जो अभिक्रिया की दर है, जो अभिक्रिया की दर बेटा वो फॉरवर्ड अगर जा रही है, मतलब प्रोडक्ट के साइड जा रही है, और जो दर बैकवर्ड की तरफ आ रही है, अगर ये दोनों बराबर हो रही हैं, ठीक, ये दोनों बराबर मतलब कि जिस स्पीड से तुम्हारा ये क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट बन रहा है, और उसी स्पीड से तुम्हारा इधर रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो उसी को हम लोग कहेंगे कि ये साम्य अवस्था हो रही है। यहाँ पे साम्य अवस्था देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें हैं। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अगर मैं आपसे यहाँ पे नेक्स्ट बोलूं कि साम्य अवस्था जो होती है बेटा वो कभी भी क्या होता है कि इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में नहीं आ सकता। जैसे अगर हम लोग क्या ले रहे थे कि हमारे पास यही तो था कैल्शियम कार्बोनेट, और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा था, तो हमने क्या लिया था यहाँ पे 100 मोल लिया था, तो ये जीरो था, ये जीरो था। लास्ट में हम लोग देखे थे कुछ कुछ बन रहा था, तो यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ पे 100 मोल हो गया था, यहाँ पे 100 मोल हो गया था। तो ये क्या है तुम्हारा इनिशियल स्टेज है, और ये क्या है तुम्हारा फाइनल, मतलब कि ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, ठीक है, ये प्रारंभिक और ये अंतिम, तो नहीं आ सकता ना बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये देखो जब हम लोग शुरू किए तब ये 0 था, जब ये खत्म हो, जब ये 100 बना तो ये 0 हो गया। तो यही चीजें बोल रहा है कि साम्य अवस्था कभी भी, लिखिएगा, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था कभी भी यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियल और फाइनल स्थिति में लिख लेना, इनिशियल, समझ लो इसको, इनिशियल और फाइनल स्टेज में नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है, एक साथ बोल सकते हो, नहीं आ सकता है, ठीक। और चौथी बात यहाँ पे बोला जाता है उत्प्रेरक, ठीक, कैटलिस्ट, यहाँ पे बोला जाता है कि कैटलिस्ट ऑन इफेक्ट इक्विलिब्रियम, सॉरी, कैटलिस्ट बोला जा रहा है कि कैटलिस्ट नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ठीक, कैटलिस्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता है, जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख लेना कि कैटलिस्ट नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। बड़ा ये समझने के लिए तुम बस समझ लो, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसको लिखने के लिए, तुम बस समझ जाओगे ये काफी है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कैटलिस्ट होगा ना वो नो इफेक्ट इक्विलिब्रियम, ये कैटलिस्ट को आप डाल दीजिए तो भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा। अब जरा ध्यान सुनना, जब ये रिएक्शन हो रहा है, हमने इसमें क्या किया, कोई भी कैटलिस्ट डाल दिया, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन की दर को बढ़ा देना, है ना। तो कुछ बच्चों का कहना ये होगा कि ये जब कैटलिस्ट हम लोग डालेंगे तो ये क्या करेगा, बहुत तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा। नहीं बेटा, ये कुछ नहीं करेगा, ये जितनी तेजी से प्रोडक्ट बनाएगा ना उतनी तेजी से तुम्हारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट होगा। ये क्या करेगा, मान लो कि ये धीरे धीरे चल रहा था, ये क्या कर रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, ये इस साइड से धीरे धीरे चल रहा था, और जैसे ही आपने कैटलिस्ट डाल दिया ये और तेजी से चलने लगा, और जितनी तेजी से ये चलेगा भाई उतनी तेजी से ये पीछे भी तो आएगा। इसीलिए कैटलिस्ट का साम्य अवस्था पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें हम लोग जान गए हैं, इसके और अच्छे एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ तक देखो साम्य अवस्था बेटा आपको समझ में आ जाना चाहिए, साम्य अवस्था क्या बोला जा रहा है, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं हो रही। साम्य अवस्था में बोला जा रहा है कि वह स्थिति जहाँ पर अभिकारक किसमें कन्वर्ट हो, उत्पाद में, तो जितनी तेजी से वो उत्पाद में कन्वर्ट हो रहा है उतनी ही तेजी से वो क्या हो रहा है कि वो अभिकारक में भी कन्वर्ट होगा, और वो स्पीड क्या होगी, इक्वल अगर हो रही है तो उसी को हम लोग कह रहे हैं साम्य अवस्था। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे स्पीड रुक जाए, स्पीड रुकती नहीं है, स्पीड चलनी चाहिए, लेकिन जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड की स्पीड है ना वो एकदम सेम बराबर होनी चाहिए। जैसे हम लोग स्ट्रेट व्हील लिए थे, जितनी तेजी से हम लोग भागते हैं उतनी तेजी से हमें पट्टा पीछे जाता है, तो हम लोग एक ही जगह दिखाई देते हैं, जैसा लगता है सब रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ कुछ नहीं होता, दोनों स्पीड से चलते रहते हैं, ठीक। कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट में प्लीज बताइएगा। थैंक यू।